हेलो एवरीवन। तो पार्ट 2 को अब डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमने शायद 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो 7th क्वेश्चन से देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व ही करना है बेसिकली, है ना। तो एक z है, मान लो x, y। z1 क्या है यहाँ पे 1,2 और z2 क्या है 0,3। अब कह रहा है z का, ये ना z माइनस z1 क्या होता है, वो अंडर रूट x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस, है ना। तो ट्वाइस अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर करके सॉल्व करो, आपको एक बढ़िया सा सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन और कुछ नहीं बन सकता है। इस सर्कल के इक्वेशन में कैसा फॉर्म होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c, सेंटर और रेडियस वहां से हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी था, है ना। नेक्स्ट देखो, एक रिलेशन है आर, किसी सेट पे रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, बढ़िया। इसका मैट्रिक्स मेथड आपको याद होगा, ठीक है। क्योंकि 6 एलिमेंट है, उसको रिफ्लेक्सिव होना है, तो हमने क्या करा, पहले उन 6 को यहां डाल दिया, ए बी बी, कहां तक लास्ट में क्या है वो एफ और एफ, ठीक है। तो हमें कितने एलिमेंट का बनाना है, यहाँ पे 10 एलिमेंट चाहिए। रिलेशन में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 10। यहां से कितने एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, और हमें 4 एलिमेंट सेलेक्ट करना है। 4 एलिमेंट का मतलब होता है हमें 2 पेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप a, b सेलेक्ट करते हो तो b, a खुद ही आ गया वहां पे, नहीं। तो अगर हम a, b सेलेक्ट करेंगे तो b, a होगा, a, c करोगे तो c, a होगा। तो बेसिकली वहां पे 10 एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसके अलावा और कितने पेयर्स है तो वो देख लेते हैं ना। एक पेयर यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। कितने पेयर्स होंगे इस लाइन में, टोटल 5 पेयर्स होंगे। इस लाइन में 4 पेयर्स होंगे ना, तो कितने पेयर्स होंगे टोटल, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, करेक्ट, यही होगा। तो टोटल पेयर्स कितने होंगे, काउंट कर लो इसको जरा, 14 15। तो टोटल कितने पेयर्स हो गए, 15। इसमें से किसी 2 पेयर्स को सेलेक्ट कर लो, काम खत्म। तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज 15 से 2, तो कितना हो गया आंसर इसका, 15 इंटू 14/2 कर लेना सॉल्व, ठीक है। आसान सा था है ना। 10 एलिमेंट सेलेक्ट करने थे, 6 तो यहां से आ गया था और 4 करने थे, तो 2 पेयर्स करने थे हमें, ठीक है। तो हमने 2 पेयर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसको हमें क्या बनाना था, सिमेट्रिक बनाना था। नेक्स्ट, ये एक वेक्टर का क्वेश्चन है ना। क्या क्या लिखा है, एम और एन कुछ कुछ है यहाँ पे, पी क्यू आर, ओके। देखो ठीक है, तो यहाँ एक ट्रायंगल ले लो यहाँ से, पी क्यू आर। तो पी के पोजीशन वेक्टर को आप स्मॉल पी कह लो, क्यू के पोजीशन वेक्टर को क्यू और आर के पॉसिबल आर कह लिया, है ना। अब एक अंदर कोई पॉइंट है एस, जिसके पोजीशन वेक्टर को हमने एस कहा। तो यहां देखो एस पी प्लस 5 एस क्यू प्लस 6 एस आर निकाल लेते हैं। एस पी मतलब क्या हो गया, पी माइनस एस प्लस 5 टाइम्स क्यू माइनस एस प्लस 6 टाइम्स आर माइनस एस इज इक्वल टू 0, करेक्ट, नल वेक्टर है वो। अगर आप एस पे ध्यान दोगे यहाँ पे, तो एस कितना आ रहा है, 5 6 11 12। तो क्या लिखोगे आप, एस इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस 5q प्लस 6r अपॉन 12। ये एस वेक्टर आ गया, करेक्ट। अपने से क्या बोला है, अच्छा पी आर और क्यू आर जो है मिड पॉइंट है ई, ई और एफ मिड पॉइंट है किसका, पी आर का। पी आर का मिड पॉइंट है ई और इसका मिड पॉइंट है क्यू आर का मिड पॉइंट है एफ, करेक्ट। तो ये ई कितना हो जाएगा, पी प्लस आर बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, क्यू प्लस आर बाई, है ना। तो ई एफ अपॉन ई एस पूछा है, तो आसान है नहीं। ई एस का मतलब क्या हो गया, एस माइनस ई, और ई क्या है पता है हमें, ई है ये। तो एस माइनस ई करो यहां से, एक वेक्टर वहां से आ जाएगा, ठीक है। और ई एस हो गया, ई एफ पी आ जाएगा एफ माइनस ई, एफ माइनस ई कर लो। तो देखना दोनों ना सेम ही टाइप के मल्टीपल आएंगे, ठीक है। अगर ये ए माइनस बी आएगा तो ये भी ए माइनस बी के टाइप का ही आएगा। तो डिवाइड करोगे तो ए माइनस बी वाला कट जाएगा। इसको और आसान आप कैसे कर सकते हो, किसी एक को 0 मान लो, है ना, किसी को रेफरेंस ले लो आप, ठीक है। इसको एक को आपने किसी को ओरिजिन मान के रेफरेंस ले लिया, तो वहां से भी इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, वो ज्यादा आसान होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, लेट एस बी अ सेट ऑफ ऑल 7 इंटीजर्स, ठीक है। 0 1 और 2 को यूज करके बन रहा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस एट लीस्ट, अच्छा मतलब 0 या 1 में से कोई एक जो है 2 बार तो आना चाहिए, तो यूनियन नहीं हो गया। अब मान लो एक इवेंट आपने ए कहा, किसको आना, 0 को 2 बार आना, ठीक है। और एक इवेंट आपने बी कहा, 1 का 2 बार आना। तो बेसिकली आपसे 1 यूनियन ए यूनियन बी तो पूछा है।
क्या होता है यूनियन बी? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जीरो का दो बार आना, कितने प्लेसेस है यहाँ पे देखो, टोटल 6 है ना, नहीं 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है जीरो एग्जैक्टली दो बार आ रहा है, तो जीरो यहां नहीं आ सकता, तो यहां कहीं आएगा। तो 6 में से कोई सा दो प्लेस सेलेक्ट करो, वहां जीरो को डाल दो। बच्चे कितने प्लेसेस? 6 में से आपने दो कर लिए, बच्चे 5 प्लेसेस। 5 प्लेसेस को फिल करना है, कितने मेरे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है? 2 है, तो 2 की पावर 5। तो ये हो गया जीरो वाला है ना, जीरो को फिल करने के बेस। तो ये ए हो गया, इवेंट ए। इवेंट बी क्या होगा? दो केस होंगे उसके, 1 को फिल करने के दो केस हो सकते हैं। क्या? या तो आप स्टार्ट 1 से करोगे, या तो स्टार्ट 1 से नहीं करोगे। तो अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो यहां क्या करोगे? किसी एक जगह 1 को डालोगे, तो 6 से 1, वहां 1 को डाला, बाकी को फिल करने के बेस कितने हो गए? 2 की पावर 5। या फिर क्या हो सकता है, आप 1 से ना स्टार्ट करो, तो वो लोग 0 से स्टार्ट कर दो, क्या? नहीं, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी दो जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 6 से 2, किसी दो जगह 1 आ गया, तो कितने जगह बच रहे हैं? 1 2 3 4, तो उसको फिल करने के लिए कितने बेस हो गए? 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये बी का आ गया। अब उसके इंटरसेक्शन का चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट चाहिए, मतलब 2 0 भी हो और 2 1 भी हो। कुछ नहीं, पहले 2 0 को फिल कर लो। 2 0 को फिल करने के ये वेज है मेरे पास, है ना। तो 6 से 2, वहां 0 को रख लिया, मल्टीप्लाई। मान लिया कहीं से जगह हमने 2 को रखा, बचा 5 है, तो 5 में से कहीं भी 2 जगह आप 1 को रख लो, तो बचा कितना? 3 जगह, तीनों जगह क्या रखना है हमें? 2 को रखना है। तो ये करना है दिस प्लस दिस माइनस दिस, वही तो रूल होता है यूनियन बी का, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वही तो करना है। ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट, ये लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना तो चमक जाना चाहिए, पहले ही देखते कि ये है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन करना है हमें। करेक्ट, कर दो डिफरेंशिएशन। क्या आएगा बताओ? यहाँ डिफरेंशिएशन करने से अल्फा बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो ठीक है, प्लस बीटा एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ करना पड़ेगा, बीटा कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस बीटा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 3x स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। अब ये क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आपको एक्सपेंशन आता है तो आप एक्सपेंशन से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, एक्सपेंशन सॉल्व करके क्या करोगे? अल्फा बीटा चाहिए ना हमें, तो हमें क्या होना चाहिए? जितने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से कम वाले सारे 0 हो जाएंगे। ऐसे सॉल्व करते थे। ठीक है, क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा? 0, कांस्टेंट वाला पार्ट भी कितना होगा? 0, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? तो उसको कैसे निकालोगे? जो भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 3 से डिवाइड करो, आंसर कितना आना चाहिए? 2। तो वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके अल्फा बीटा वहां से फाइंड कर सकते हैं। वही अल्फा बीटा यहाँ पे पूछा हुआ है उसी। करेक्ट, आसान था ये भी। नेक्स्ट, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। पहले तो एक फंक्शनल इक्वेशन लिख रखा है। ठीक है, इसको देख के हमें याद आना चाहिए, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना सर, वो किसको सेटिस्फाई करता है? एफ एक्स इज इक्वल टू के टू द पावर एक्स को। तो एफ एक्स को हमने क्या मान लिया? के टू द पावर एक्स। अब ये एपी है, A1 A2 A3 एपी है। अब बताओ A31 का मतलब क्या हो गया? अगर हम एपी के फर्स्ट टर्म को A मान ले और कॉमन डिफरेंस को D, A प्लस 30D। A25 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 24D। अब बताओ एफ ऑफ A31 का मतलब क्या हो गया? एक्स की जगह पुट करोगे A31, तो क्या बनेगा? K टू द पावर A प्लस 30D इज इक्वल टू क्या करे था? 64 टाइम्स K टू द पावर A प्लस 24D। यहां से ना K टू द पावर D फाइंड हो जाएगा, नहीं K की पावर A, K की पावर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? K की पावर 6D इज इक्वल्स टू 64। तो K की पावर 6D इज इक्वल्स टू 64, तो K की पावर D कितना आ गया? 2 आ गया, नहीं? तो K की पावर D इज इक्वल टू 2। करेक्ट। अब इसको देखो, इसका समेशन कितना दिया हुआ है? 3 टाइम्स 2 की पावर 51, सॉरी 2 की पावर 25 प्लस 1। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस डी प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2D, मतलब के टू द पावर ए प्लस के टू द पावर ए इंटू के टू द पावर डी प्लस के टू द पावर ए इंटू के टू द पावर 2D। कहां तक? के टू द पावर ए इंटू के टू द पावर 49D। और ये कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1, है ना? 2 टू द पावर 25 प्लस 1। अब के की पावर अगर आप a कॉमन लोगे तो आपको दिखेगा 1 प्लस के की पावर डी, और के की पावर डी का हमें पता है वैल्यू क्या है वो, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर दिख रहा है कुछ यहां से, अब समझ गया होगा ना। 2 टू द पावर 49 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर 25 प्लस 1। इसको सॉल्व करके के की पावर a आ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या फाइंड हो गया? आपने क्या क्या फाइंड कर लिया? के की पावर a फाइंड कर लिया, के की पावर d फाइंड कर लिया।
बस इसी को यहाँ पुट करना है। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो दो ही अननोन दिखेगा आपको, एक के की पावर ए और एक के की पावर डी, पुट कर दो आगे आंसर। करेक्ट। तो ये भी थोड़ा सिंपल था। नेक्स्ट, यहां अगर आप देखोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम यहाँ पे क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लो। इसमें कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम, आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर ई डी एक्स, और पी की जगह क्या लिखा हुआ है, तो इसमें हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इसमें हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें हो गया 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन करके आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आंसर कैसे लिखते हो आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्यू तो जीरो हो गया ना, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, बस यही आंसर है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हर जगह देखो कंडीशन दे रखा है कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, नहीं तो हर जगह y आ गया देखो, तो y इज नथिंग बट c अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबका यही तो है, बस c सबका अलग अलग होगा, बस यहां वही हमें पुट करना है, ठीक है। पुट करके लॉपिटल लगा लो या फिर एक्सपेंशन लगा लो, एक्सपेंशन ज्यादा सही रहेगा ना। साइन एक्स को एक्स लिख दिया, ई की पावर 3x को 1 + 3x करके सॉल्व कर लिया, आ जाएगा आंसर। तो ये भी थोड़ा आसान सा लेंदी है, ये लेंदी है थोड़ा ये, ठीक है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा ये, पर सिंपल है। समझ रहे हो क्या करना है, आई एफ निकाला हमने, आंसर क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स। क्यू इंटू आई एफ क्या हो, क्यू तो जीरो है, तो ऐसे ही जीरो हो गया, प्लस सी बचा बस यहाँ पे, तो ये आंसर हो गया अपना। सी निकालने के लिए कंडीशन दे रखा है तीनों में, तो हर जगह y निकल जाएगा, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही मल्टीप्लाई करना है हर जगह में, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड में आते हैं हम, देखते हैं उसमें और कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं मुझे, है ना।